कि जब आप रामनवमी में जाते हैं या किसी और हिंदू त्यौहार में जाते हैं तो आप उसके हिसाब से ड्रेस चूज करते हैं, भगवा पहनते हैं। अगर आप रामनवमी में जाते हैं या किसी और त्यौहार में तो उसके हिसाब, जैसे आप अगर ईद में जाते हैं तो आप कुर्ता पहनते हैं, टोपी पहन लेते हैं। नेताओं की बात मैं कर रहा हूँ, आम आदमी नहीं करता है, नेताओं की बात कर रहा हूँ, तो वो टोपी पहन लेते हैं। लेकिन आज जब ये एक पर्व भी है आदिवासियों के लिए, तो यहाँ जब नेता आए हैं तो वो क्यों नहीं संथाल ड्रेस पहने, क्यों नहीं पंची पहना उन्होंने, क्यों नहीं सरना का जो गमछा है उनके गले में था। तो आखिर क्यों आप ये भेदभाव का? झारखंड के युवा और युवाओं के दिलों में बसने वाले युवा पत्रकार हमारे बीच में तीरथनाथ आकाश जी हैं। और सबसे पहले तीरथनाथ आकाश जी, हम आपको होल जोहार करते हैं। जोहार। दादा, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सिद्धू और कानू ने तो नारा दिया कि अंग्रेज माटी छोड़ो, और अंग्रेजों ने माटी छोड़ भी दिया, लेकिन आज झारखंड की माटी क्या सच में स्वतंत्र हो पाई है? देखिए, ऐसे कई सवाल हैं जिन सवालों को आज सत्ता में जो लोग बैठे हैं, क्योंकि सवाल हमेशा सत्ता में बैठे लोगों से होता है, तो उन लोगों ने उन सवालों को दफन करने की कोशिश की, लेकिन वो सवाल दफन होंगे नहीं। जिस संथाल परगना में विद्रोह हुआ, जिस संथाल परगना में हुल हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी ज़मीन बचाने को लेकर, अपनी माटी बचाने को लेकर, आज उस संथाल परगना के पहाड़ों को बर्बाद कर दिया गया, उस संथाल परगना के नदियों को बर्बाद कर दिया गया, उस संथाल परगना के जंगलों को काट कर मतलब क्या बोले उसको ख़त्म ही कर दिया गया लगभग। अगर आप संथाल परगना जाएंगे तो आपको वीरान से सब कुछ दिखाई पड़ेगा अगर आप जाइएगा तो, और हमेशा आपको दिखा देगा अवैध माइनिंग, अवैध बालू, अवैध गिट्टी, अवैध जंगल कटाई। इवन ऐसा हो गया कि अब संथाल परगना के महिलाओं को भी बाहर भेज दिया जा रहा, ये स्थिति है। ऐसे कई सवाल हैं। ये सवाल मेरे जहन में बार बार ये आता है कि आदिवासियों ने भारत की आज़ादी को लेकर या अपनी माटी की आज़ादी को लेकर सबसे पहले विद्रोह किया अंग्रेज़ों से, और कोई आधुनिक हथियार नहीं था, कोई बारूद नहीं था, बंदूक नहीं था, तीर धनुष से लड़ना था, अपना जो पारंपरिक हथियार है उससे लड़ना था और उसी से संघर्ष करना था। लेकिन इतिहास ने आदिवासियों के संघर्ष को बहुत अच्छे से दरकिनार कर दिया, और जो सत्ता में जो लोग आए, जो सत्ता में बैठे, उन्होंने भी इस पर सवाल नहीं खड़ा किया। आज केंद्र में जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, लेकिन वो भी कभी आकर बड़े मन से इस बात को नहीं कहते हैं कि पहली लड़ाई जो थी भारत की आज़ादी की या अंग्रेज़ों के खिलाफ की, वो लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी। वो भी बड़े मंच पर आकर नहीं करते, और कोई भी नहीं कहता इस बड़े मंच पर आके। दूसरा ये सवाल है कि जब मैं पूरे भारत के जो सामाजिक समरसता उस पर बात कर रहा हूँ, कि जब आप रामनवमी में जाते हैं या किसी और हिंदू त्यौहार में जाते हैं तो आप उसके हिसाब से ड्रेस चूज करते हैं, भगवा पहनते हैं। अगर आप रामनवमी में जाते हैं या किसी और त्यौहार में तो उसके हिसाब, जैसे आप अगर ईद में जाते हैं तो आप कुर्ता पहनते हैं, टोपी पहन लेते हैं। नेताओं की बात मैं कर रहा हूँ, आम आदमी नहीं करता है, नेताओं की बात कर रहा हूँ, तो वो टोपी पहन लेते हैं। लेकिन आज जब ये एक पर्व भी है आदिवासियों के लिए, तो यहाँ जब नेता आए हैं तो वो क्यों नहीं संथाल ड्रेस पहने, क्यों नहीं पंची पहना उन्होंने, क्यों नहीं सरना का जो गमछा है उनके गले में था। तो आखिर क्यों आप ये भेदभाव का, आपको वोट चाहिए जिनका, आप उनको एकदम उनके वस्त्र से आपको भेदभाव है, आपको उनके बोलचाल से भेदभाव है, आपको उनके रहन सहन से भेदभाव है। आप जितने भी आदिवासी जो रिजर्व सीट है वहाँ आदिवासियों की स्थिति बेहतर है। क्यों? क्योंकि वहाँ मजबूरी है, वहाँ नेता भी आदिवासी होगा, व्यापारी भी आदिवासी होगा, और वहाँ राजनीति भी आदिवासी ही करेंगे, तो इसलिए वहाँ उनकी स्थिति बहुत बेहतर है। लेकिन जो नन रिजर्व सीट है, जो गैर आरक्षित सीट है, जैसे धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, हजारीबाग हो गया, जमशेदपुर हो गया, ये आरक्षित सीट नहीं है। तो यहाँ जो आदिवासी हैं उनकी स्थिति क्या है, ये बहुत सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। वहाँ वोट लेने के लिए जोहार का इस्तेमाल तो कर दिया जाता है। आप जितने भी गैर आदिवासी सीट हैं, जो गैर आरक्षित सीट हैं, वहाँ आप जाएंगे तो जो नेता मंचों से अपना भाषण देते हैं तो शुरुआत जोहार से करते हैं, लेकिन नेता जीत जाने के बाद आदिवासियों की स्थिति क्या है वो आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत दुख होगा यह देखकर। तो यही सवाल हम लोग लगातार उठाते हैं कि सिद्धू कानू हो, चांद भैरव हो, फूलो झानो हो, बिरसा मुंडा हो, या आज तक जो शिबू सोरेन का सपना रहा है
वो अभी भी कहीं भी किसी तरीके से पूरा नहीं हुआ। इतिहास ने भी इनके संघर्षों को छुपाया और ज़मीन पर तो वो दिखाई नहीं ही पड़ता। सरकारें किसी की भी आ जाएं, किसी भी सरकार ने, चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, चाहे मुख्यमंत्री रघुवर दास हो, सबके लिए आदिवासी सिर्फ वोट बैंक का जरिया है, कंटेंट है, सिर्फ उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कोशिश करेंगे जो नए नए लोग जीत कर आए हैं, जो नए विधायक हैं या जो नए लोग हैं, अभी के दौर के जो युवा हैं, शायद वो इस बात से वाकिफ़ रखते होंगे और आदिवासियों के बारे में सोचेंगे जरूर। दादा, एक सवाल हम और आपसे करना चाहेंगे कि बीते दिनों जिस रीति से आंदोलन की शुरुआत हुई, भाषा आंदोलन हुआ, 1932 का खतियान आंदोलन, ये सब लगातार आंदोलन की शुरुआत हुई और इन आंदोलनों के बीच में कई बार आज तक ऐसा है कि झारखंड की जो सरकार है वो एक अलग ही करवट में है, एक अलग ही करवट में। आपको क्या लगता है दादा कि इन सब आंदोलनों के करने के बाद भी झारखंड में आज तक ये बात परिभाषित नहीं हो पाई कि झारखंड के स्थानीय कौन है? तो आपको क्या लगता है दादा कि आने वाले समय में ये परिभाषित हो पाएगी क्या? हम पहले भी इससे पहले जब हम बात कर रहे थे उसमें स्पष्ट तौर पर किसी भी सरकार ने ये तय नहीं किया कि आदिवासियों का क्या अपना स्टेटस है। वही हाल यहाँ भी है, मनसा ही नहीं है ना। हेमंत सोरेन जी, हम पत्रकारिता के फील्ड में भी और ऐसे जब सामाजिक कार्यों में रहते हैं तब भी इस बात को हर बार उठाएं कि हेमंत सोरेन जो कहते हैं कि हम आदिवासी हितैषी हैं या आदिवासी सरकार हैं हम, तो उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं, सवाल तो बनता है ना कि उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं, जो प्रेस, क्या आदिवासियों के बीच से कोई एक बेहतर प्रेस सलाहकार नहीं हो सकता था अभिषेक प्रसाद पिंटू के सिवा? क्या आदिवासियों के बीच से कोई बेहतर उनका एडवाइज़र नहीं हो सकता था? जो लोग इर्द गिर्द बैठते हैं, विनोद पांडे हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य, क्या प्रवक्ता नहीं है सुप्रियो भट्टाचार्य के अलावा? ऐसे कई सवाल हैं जिन सवालों को शायद अभी आप पत्रकारिता कर रहे हैं, हम भी पत्रकारिता करते हैं, इस मंच पे भी उठाने की आवश्यकता है। और आज भी सिद्धू कान्हू का आज शहादत दिवस है, लेकिन सिद्धू कान्हू का सपना आज भी पूरा नहीं हुआ है। चांद भैरव का सपना, फूलो जानों का सपना और जितने भी शहीद क्रांतिकारी इस राज्य के अंदर रहे हैं, किसी का सपना आज तक पूरा नहीं हुआ है। और इनके सपनों के नाम पर चुनाव जो लोग जीत जाते हैं, चुनाव जीतने का छोड़, अगर हम उसके लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल करें तो इनके सपनों के नाम पर जिनकी रोजी रोटी चलती है, उन्होंने इनके मुद्दे को इसलिए ज़िंदा रखा है क्योंकि इनका मुद्दा ज़िंदा रहेगा तो उनका राजनीति ज़िंदा रहेगा। अगर इनके मुद्दे जल जंगल ज़मीन के मुद्दे समाप्त हो जाएंगे तो उनका पॉलिटिक्स समाप्त हो जाएगा। दादा, एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके नज़रिए से क्या लगता है कि एक नए उलगुलान की शुरुआत होनी चाहिए? देखिए, अभी के दौर में उलगुलान संभव ही नहीं है क्योंकि अभी संविधान है, कानून है, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन उलगुलान का तरीका दूसरा हो सकता है। आप उसका नाम उलगुलान भले ही दे सकते हैं, लेकिन जनता को अभी के दौर में नई तरीके से संगठित होना पड़ेगा, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल करना पड़ेगा, अड़ना पड़ेगा। हम हथियार से तो लड़ नहीं सकते हैं अभी के दौर में, लेकिन अड़ना ज़रूरी होगा। और इस राज्य के अंदर बहुत स्कोप है, इस राज्य के अंदर बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन इस जो भी सरकारें आती हैं वो सिर्फ यहाँ के खनिजों पर। आप सोचिए ना, जो रेलवे ट्रैक यहाँ बिछता है वो आपके मेरे लिए नहीं बिछता है, वो खनिज निकालने के लिए बिछता है। जो सड़कें 4 लेन आपको जो 6 लेन 5 लेन 7 लेन जो चमकता दिख रहा है ना, वो आपके मेरे लिए नहीं है, वो है कि अडानी अंबानी का ट्रक जाना चाहिए। ये कितने गंभीर सवाल हैं। आप सोचिए कि इस सरकार ने कोरोना के दौरान भी इस 2 साल में 174-75 करोड़ रुपए सिर्फ अपने प्रचार में खर्च कर दिए। जिस राज्य के अंदर कुपोषण से बच्चों की हालत ख़राब है, जिस राज्य के अंदर भूख से लोग मर जा रहे हैं, जिस राज्य के अंदर युवा पलायन करके दूसरे राज्य चला जा रहा है, जिस राज्य के अंदर बेरोजगारी चरम पर है, उस राज्य के अंदर मुख्यमंत्री अपने प्रचार प्रसार के लिए 174 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। तो इससे बड़ा सवाल और इससे बड़ी विडंबना कुछ और नहीं। तो लगातार आप सुन रहे हैं कि यह थे हमारे बीच में तीरथनाथ आकाश जी, और साफ साफ खुले खुले शब्दों में, खुले खुले तौर पर इन्होंने जो बातें कही, ये एक सच्चाई है, ये काल्पनिक नहीं, ये एक सच्चाई है और सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। आपने हमारे झारखंड की इस बुनियाद को लगातार आपने प्यार दिया है, इसी तरीके से अपना प्यार झारखंड की बुनियाद के साथ बनाए रखिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने विचारों को हमसे साझा कीजिए, क्योंकि आपसे हैं हम और हम मिलकर के लाएंगे एक नए बदलाव को। नए मुद्दों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जोहार और जय झारखंड।